गुड मॉर्निंग मित्रों। आज सभी मित्रों का Government.Vlogs यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी आज हम अध्ययन करेंगे तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ रंग का वेग। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि जब किसी डोरी को दो दृढ़ आधारों से हम बांध देते हैं और इन दो दृढ़ आधारों से बंधी डोरी को थोड़ा सा पकड़ के हम ऊपर खींचते हैं तो इसमें टन सी आवाज़ आती है, अर्थात उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार का अर्थात उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। यह उत्पन्न विक्षोभ यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इसका वेग मान लेते हैं v है और ये आपकी तरंग संचरण की दिशा है और ये जो विक्षोभ है वो डिस्टरबेंस है, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग। ये जो छोटा सा विक्षोभ है, इस विक्षोभ को, ये विक्षोभ देखो हमने डोरी की इस भाग में विक्षोभ उत्पन्न किया है या डिस्टरबेंस उत्पन्न किया है। ये डिस्टरबेंस यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे हम किसी रस्सी को यहाँ पकड़ के यूं हिलाते हैं तो वो हिलाए हुआ इधर वाला भाग आगे तक चला जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में हम जानते हैं। अब ये जो छोटा सा डिस्टरबेंस हमने उत्पन्न किया है, इसको मैं बड़े रूप में ले लेता हूं। मान लिया कि ये आपका जो डिस्टरबेंस है इतना बड़ा है, क्योंकि छोटे रूप में समझना मुश्किल है। और इस छोटे से अल्फांश, ये तो पूरी लंबाई तो है अपनी L, इस पूरी लंबाई में से हमने इतना सा डिस्टरबेंस उत्पन्न किया है, विक्षोभ उत्पन्न किया है। और इस विक्षोभ अल्फांश को हम ले लेते हैं डेल L। देखो इस डोरी को मैंने यहां से पकड़ के इसको ऊपर किया है तो इसमें तनाव जरूर लगेगा। तो मानते हैं कि इसमें तनाव जो है वो 37 से थीटा कोण बना रहा है। इट मीन्स ये हो गया, इसको हम यदि घटकों में वियोजन करें तो जिधर कोण बनता है उधर हम तो लेते हैं टी कोस थीटा और जिधर कोण नहीं बनता उधर लेते हैं टी साइन थीटा। यदि यहां पर टी तनाव है तो इधर भी टी ही तनाव होगा और ये 37 से थीटा कोण बनाती है तो इधर हो जाएगा टी कोस थीटा और जिधर घटक नहीं है उधर हो जाएगा टी साइन थीटा। अब हम ये मान लेते हैं कि इस डोरी में तनाव त्रिज्या r है, त्रिज्या r है। तो ये आपकी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी और ये भी r होगी और ये आपका है बिंदु P। अब हम यह देख रहे हैं कि ये जो छोटा सा विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, इसके लिए मान लेते हैं कि तनी हुई डोरी के या माना डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है और ये हमने पहले ही मान लिया है कि जो विक्षोभ का वेग वो है v है, तनाव t है और एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है m।
और हमारी डोरी की लंबाई कितनी है, डेल एल। तो डोरी के डेल एल लंबाई का द्रव्यमान, तो डोरी के एकांक लंबाई का m, तो डेल एल लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा m डेल एल। और इस m डेल को मान लेते हैं कैपिटल M। तो यहां से लेकर यहां तक डोरी की लंबाई कितनी होगी, कैपिटल M या m डेल एल। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब आप यहां देख रहे हो कि t साइन थीटा और t साइन थीटा इस अल्फांश पर, इस अल्फांश डेल एल पर केंद्र की ओर लगने वाला कुल तनाव 2t साइन थीटा ही इस अल्फांश डेल एल पर केंद्र की ओर लगने वाला कुल तनाव 2t साइन थीटा ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो केंद्र की ओर कुल तनाव 2t साइन थीटा है, वही अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाता है, वो ही इस डोरी को गोल गोल घुमाने का कार्य करता है। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाएगा 2t साइन थीटा। और हम ये जानते हैं कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो होता है mv² अपॉन r, क्योंकि त्रिज्या r है, द्रव्यमान इसका कैपिटल M है और त्रिज्या वेग हमने v माना है, बराबर 2t साइन थीटा। यदि थीटा अति अल्प है तो साइन थीटा को हम लगभग थीटा मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा mv² अपॉन r बराबर 2 थीटा t। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहां देखो, चित्र में देखिए, ये थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और फिर देखो ये वाला एंगल भी थीटा है, सॉरी 90 है, ये वाला 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण बराबर ये कोण, क्योंकि एकांतर कोण है। सिमिलरली यहां पर भी क्या जाएगा थीटा। अब ये थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो हम क्या जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है 2 थीटा, 2 थीटा चाप कितना है डेल एल, त्रिज्या कितनी है r, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 से m और 2 थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 3 से m व
2 थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो एमजीएम क्या लिखेंगे, स्मॉल एम डेल एल, स्मॉल एम डेल एल अपॉन आर, और वी स्क्वायर ऐसे की ऐसे। 2 थीटा क्या रखेंगे, डेल एल अपॉन आर, डेल एल अपॉन आर, ये टी आपका ऐसे की ऐसे। या हम देख रहे हैं कि डेल अपॉन आर से डेल अपॉन आर कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर बराबर टी, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी अपॉन एम, तो डेट सिंप्लाइज वी बराबर अंडर रूट टी अपॉन एम। यही क्या है, तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग है। डियर स्टूडेंट्स, इससे जो अनुप्रस्थ तरंग का वेग आया है, इससे साफ स्पष्ट है कि जो अनुप्रस्थ तरंग का वेग होता है वो आयाम और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो वेग है उसके बराबर में ना तो आयाम है और ना ही लेम्डा है। तो अनुप्रस्थ तरंग का वेग आयाम और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 4 दे दूं तो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि नंबर 1, अनुप्रस्थ तरंग का वेग आयाम तथा तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। अब आप इक्वेशन नंबर 4 में देख रहे हो कि v डायरेक्ट परस्पोंड टू अंडर रूट टी और v व्युत्क्रमानुपाती 1/√m। इसका मतलब क्या हुआ, अनुप्रस्थ तरंग का वेग डोरी के तनाव और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ तरंग का वेग अनुप्रस्थ तरंग का वेग डोरी में तनाव T वह एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, इसका भी हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग का चाल, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो तरंग संचरण की दिशा में गति करती हैं, और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करती हैं। तो प्रत्यास्थ माध्यम में ध्वनि तरंग की, देखो अनुप्रस्थ तरंग की चाल या ध्वनि तरंग, ये दोनों एक ही चीज है। प्रत्यास्थ माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल निम्न सूत्र से दी जाती है।
तो v बराबर अंडर रूट ई अपॉन रो। इसका मतलब ये हुआ, ई क्या है? माध्यम की प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता, और रो क्या है? माध्यम का घनत्व। यह हमारा हो गया व्यापक सूत्र। अब ध्वनि तरंग की चाल हम ठोस में भी देख सकते हैं, द्रव में देख सकते हैं और गैस में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस में या ठोसों में। ठोसों में v बराबर हो जाएगा रूट y अपॉन रो, या इसको मैं यूं लिखता हूं, या इतना भी नहीं, जहां रो तो क्या है? ठोसों का घनत्व, और y क्या है? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, जिसके पिछले पाठों की वीडियो में हमने यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का विस्तृत अध्ययन किया है। दूसरा जो है द्रव तथा गैसों में वेग v क्या हो जाएगा? b अपॉन रो, जहां रो तो क्या है? द्रव या गैसों का घनत्व है, और b क्या है? द्रव या गैस के, द्रव या गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसका भी हमने पिछले पाठों में अध्ययन किया है। अब यहां देख रहे हैं कि जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है, या द्रव में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, या गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, यह हम ये जानते हैं कि ठोसों का प्रत्यास्थता गुणांक सर्वाधिक होता है, द्रव में ठोसों से कम और गैसों से ज़्यादा होता है, और गैसों में कम होता है। यदि इस प्रत्यास्थता गुणांक को हम ई ठोस ले लें, तो जो ये उपयुक्त बात मैंने बोली है उसे गणितीय रूप में मैं लिख दूंगा, गणितीय रूप में ई ठोस, यानी कि ठोसों का प्रत्यास्थता सब ज़्यादा होती है, द्रव की प्रत्यास्थता ठोस से कम और गैस की प्रत्यास्थता से ज़्यादा होती है। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि द्रव का प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों से कम और गैस से ज़्यादा होता है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि E क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक, और V समानुपाती क्या है? E। यदि ठोसों का प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा है तो ठोसों का वेग भी ज़्यादा होगा। यदि द्रव का प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों से कम और गैस से अधिक है तो द्रव का वेग भी ठोसों से कम और गैस से अधिक होगा। तो ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो उपर्युक्त से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? क्योंकि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, और जो E यहाँ ज़्यादा है और द्रव में ठोस से कम है और गैस से ज़्यादा है, तो इनका वेग भी क्या होगा? V ठोस ग्रेटर देन V द्रव ग्रेटर देन V गैस। अतः ठोसों में ध्वनि की चाल अधिकतम
कोमा द्रव में ध्वनि की चाल ठोसों से कम वह गैसों से अधिक होती है, अधिक, तथा गैसों में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो होती है वो होती है आपकी ध्वनि की चाल। और हमने ये देख लिया है कि यदि प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों, द्रव और गैस में इस रूप में होता है, और हम यह देख रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक वेग के समानुपाती होता है, तो जैसा प्रत्यास्थता गुणांक होगा वैसा ही वेग होगा। ठोस का प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा है तो उसका वेग भी ज़्यादा होगा, गैस का प्रत्यास्थता गुणांक कम है तो उसका वेग भी कम होगा, और द्रव का ठोस और गैस के बीच में है तो उसका वेग भी ठोस और द्रव के बीच में ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।